बड़ी खबर के साथ तो आज अल्मोड़ा के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर में अल्मोड़ा पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। जेपी नड्डा पूजा के बाद दोपहर में वापस दिल्ली लौट जाएंगे। नड्डा तो बताया जा रहा है ये उनका निजी कार्यक्रम है, निजी दौरा है। तो पूजा के बाद दोपहर वापस दिल्ली लौट जाएंगे जेपी नड्डा। अल्मोड़ा दौरे पर जेपी नड्डा तो अब से कुछ ही देर में अल्मोड़ा पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। तो पूजा अर्चना के बाद दोपहर में वापस दिल्ली लौट जाएंगे जेपी नड्डा। उनका निजी दौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ी और अहम खबर देहरादून से। रक्षाबंधन पर बहन बेटियों को तोहफा। उत्तराखंड सरकार ने बहनों को ये बड़ा तोहफा दिया। रक्षाबंधन पर रोडवेज में मुफ्त सफर कर सकेंगी बहन और बेटियां। तो परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है। रोडवेज की प्रदेश के भीतर चलने वाली साधारण बसों में ही ये छूट लागू होगी। बहनों की मुफ्त सवारी के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये बड़ा तोहफा रक्षाबंधन पर बहन और बेटियों को प्रदेश में मुफ्त परिवहन सेवा जो है बहन और बेटियों के लिए, ताकि वो अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकें। बहनों को मुफ्त सवारी का खर्च, और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बहन और बेटियों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, क्या जानकारी है, क्या आदेश जारी किए गए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 22 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड में जो भी रोडवेज की बसें हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं, उसमें महिलाओं को जो सफ़र है वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। 100% उसमें छूट दी जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एमडी परिवहन को आदेश दिए हैं और इसको लेकर जो है आदेश जारी भी हो गए हैं। तो रक्षाबंधन के दिन तमाम जो महिलाएँ हैं, जो बहनें हैं, वो जो सफ़र करेंगी वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। इतना है कि जो प्रदेश के भीतर चलने वाली बसें हैं उन्हीं में ये सफ़र मुफ्त रहेगा, यानी कि प्रदेश के भीतर ही महिलाओं को ये सफ़र मुफ्त मिल सकेगा। इसका जो भी भार होगा वो सरकार अपने आप जो है वहन करेगी। तो ये एक बड़ा तोहफा हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के दिन पर महिलाओं को, उत्तराखंड की बहनों को सरकार के द्वारा दिया गया है। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर। आज विधानसभा सत्र को लेकर बैठकों का दौर। तो विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3:30 पर विधानसभा में बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक। और शाम 4 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर इस पर रणनीति बनेगी। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। तो सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से लगातार बने हुए हैं। रवि, 23 अगस्त से मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है और बैठकों का दौर आज से शुरू हो रहा है। क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, 23 से 27 तारीख तक जो मानसून सत्र है उसको आहूत किया गया है और 5 दिवसीय जो ये सत्र है ये शांतिपूर्वक तरीके से चले। और जो कार्य मंत्रणा की बैठक है उसमें किस तरीके से जो प्रस्ताव और जो विधायकों के सवाल इस वक्त आए हैं उनको सदन में लाया जाना है और किसी भी तरीके से जो पूरी जो सदन की जो कार्यवाही है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, उसी को लेकर बैठकें हैं। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो हमेशा ही विधानसभा सत्र से पहले होती हैं। आज जो पहली बैठक है वो 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक विधानसभा भवन में होनी है और जो कि विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में तमाम जो दल हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो भाजपा और कांग्रेस के वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे जो भी इसके सदस्य हैं। इसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक है 4 बजे, जिसमें विधानसभा में क्या कामकाज इस वक्त लाने हैं, जो भी प्रश्न इस वक्त आए हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से आहूत किया जाना है उसको लेकर चर्चा होगी। दोनों ही दलों से जो है विधानसभा अध्यक्ष ये भी आग्रह करेंगे कि कहीं ना कहीं सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा सके ताकि जितने भी कामकाज हैं वो प्रभावित ना हो। इसके बाद भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक है जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, इसमें भाजपा किन किन मुद्दों पर इस वक्त जो है विधानसभा में मोहर लगाने वाली है और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण रहेगा कि विपक्ष के तौर पर जो सवाल इस वक्त होंगे, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर इस बार सरकार को घेरने की कोशिश मानसून सत्र में करेगा। तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किस तरीके से उन तमाम सवालों का जवाब दे सकेंगे, उन तमाम चीज़ों पर, उस मसलों पर जो है आज बातचीत होगी। इसी वजह से तमाम जो प्रदेश के विधायक हैं उन सभी विधायकों को विधानमंडल दल की बैठक में बुलाया गया है और उन सभी से भी इस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये इंटरनल बैठकें होती हैं और इन बैठकों में जो है जो मानसून सत्र है उसमें किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और अपने जो प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर इस वक्त जो है विधानसभा में लगानी है, जिन जिन प्रस्तावों को पास कराया जाना है, उनको लेकर तमाम विधायकों के साथ जो है राय मशवरा होगा। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा जो अपडेट दे रहे थे। आज बैठकों का दौर है। आज 3:30 बजे जो है बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 4 बजे भी एक बैठक है, क्योंकि 23 अगस्त से मॉनसून सेशन का आगाज होने जा रहा है और अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी सरकार। और ऐसे में विपक्ष हंगामा ना करे, इसके लिए जो बैठक है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। खतरे में अतिथि शिक्षकों की नौकरी, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्कर्ष स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से खतरा, अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरे के बादल। तो अटल उत्कर्ष स्कूलों में की जा रही है शिक्षकों की तैनाती। एलटी और प्रवक्ता कैडर के 870 पदों की शिक्षकों की तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड को आध्यात्म की राजधानी बनाए जाने वाली बात पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही आध्यात्मिक केंद्र रहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहां की जनता को गुमराह ना करें। उत्तराखंड तो पहले से आध्यात्मिक प्रदेश रहा है, आस्था विश्वास का प्रतीक है। लाखों लोग हर वर्ष यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो आध्यात्मिक केंद्र तो उत्तराखंड सदियों से रहा है। तो इसमें कोई नए आकर कोई नई चीज लाने का तो जनता को गुमराह करने की कोशिश है। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे देहरादून। तो कल 11:30 बजे पहुंचेंगे कांग्रेस मुख्यालय। राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल शाम 7:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के 2022 चुनाव को दिए प्रत्याशियों को दिए गए बयान को लेकर हरीश रावत ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और ऐसे बयानबाजी से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने मसूरी में आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर निशाना साधा था। वीडियो देखने के बाद मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं कि हमारे राज्य का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने राजनीतिक विरोधियों को कीड़े मकोड़े की तरीके से देखते हैं, उससे भी बदतर तरीके से देखते हैं और इस तरीके के घटिया संबोधन करते हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत तकलीफदायक है। यदि यही संस्कृति है तो फिर संसदीय लोकतंत्र और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। वहीं 2 दिन के दौरे के दौरान खतीमा पहुंचे सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी गरीबों और पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कोरोना काल में क्लस्टर और स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही महिलाएं आर्थिक रूप से संकट में थीं और उनके लिए राज्य सरकार ने 119 करोड़ की आर्थिक मदद का पैकेज दिया है। साथ ही समूह चला रही महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए सरकार की ओर से मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी वजह से उनका सारा का सारा जो ये आजीविका मिशन है वो एक तरह से लड़खड़ा रहा था। इसलिए हमने तय किया कि सरकार की स्थिति भी बहुत ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपदा महामारी के समय में सरकार के पास भी रेवेन्यू के बहुत कम जो है स्रोत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ऐसे समय में ये लगता है कि सरकार उनके लिए आगे बढ़े, सरकार उनको सहायता दे जिससे कि वो पुनः अपनी पटरी पर आ पाए। इसके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का एक आज सहायता राशि का प्रावधान किया है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सटी हुई चीन और नेपाल सीमाओं को और मजबूत किया जाएगा। जबरदस्त उत्साह है। जब से मैंने प्रदेश में प्रवेश किया है मुजफ्फरनगर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद, जन सैलाब रात के 11 बजे तक हमारी युवा शक्ति मातृशक्ति सड़कों पर है और मोदी जी के प्रति कृतज्ञ हैं। हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं पर भी दायित्व पाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हम भोग विलास के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से इस क्षेत्र में आते हैं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने वर्चुअली सभी 13 जिलों की महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ संवाद किया। हरिद्वार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 10 महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने संवाद कार्यक्रम में उनकी ओर से बनाए जा रहे उत्पादों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी और अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों से ऑनलाइन संवाद किया, जिसमें प्रदेश के कई महिला समूह शामिल हुए। इसी कड़ी में जोशीमठ की नर्मदा देवी से भी सीएम ने बात की और नर्मदा तपोभूमि स्वायत्तता सहकारी समूह के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उनके समूह से 650 महिलाएं जुड़ी हैं, जो कृषि, गुलाब की खेती, सब्जी, हैंडलूम और कढ़ाई बुनाई समेत दूसरे माध्यम से स्वरोजगार कर रही हैं। साथ ही समूह की 80 महिलाएं पंचबद्री प्रसादम का काम कर रही हैं, लेकिन 2 साल से कोरोना के चलते काम ठप पड़ा है। उन्होंने सीएम को बद्री पंच प्रसादम योजना की जानकारी दी। सीएम ने उनके कामों की तारीफ की। और एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जल संस्थान के संविदा कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, एरियर का भुगतान नहीं करने से नाराज हैं कर्मचारी। कर्मचारियों का आरोप, समय से वेतन भी नहीं मिलता है। कल से कार्य बहिष्कार करेंगे जल संस्थान के संविदा कर्मचारी। कार्य बहिष्कार से पानी की समस्या हो सकती है खड़ी। वहीं रानीखेत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी ने शिरकत की है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट भी इस शिविर में मौजूद रहे। तो दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर द्वाराहाट के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिविर में आयोजन किया गया था और इस शिविर में 80 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। 36 शिकायतें आ चुकी हैं और जिनका कि यहीं पर ही हाथ के हाथ निराकरण भी हो रहा है। लगातार हर समस्या का निराकरण भी हो रहा है और समस्त विभागों के यहाँ पर जो है स्टॉल भी लगे हुए थे और साथ ही साथ जो है वृद्धा पेंशन, वृद्ध क्या कहते हैं, हमारे जितने भी अन्य पेंशनें होती हैं उनका, प्लस पहली बार यहाँ मानसिक रोगियों का भी जो है प्रमाण पत्र बनाने का काम हुआ है। इसमें विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के पार्षद रवि जोशी धरने पर बैठ गए। रवि जोशी पीडब्ल्यूडी की ओर से जेल रोड चौराहे पर खोदे गए गड्ढे पर धरने पर बैठे हैं। तो पार्षद का आरोप है कि जेल रोड पर शहर के सौंदर्यकरण के लिए गड्ढा खोदा गया है। आए दिन गड्ढे में गिरकर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में इस गड्ढे को भरा जाए। कि ये गड्ढा जो है दो महीने से खुदा हुआ है। क्षेत्र की जनता इतनी परेशान हो गई है यहाँ पे। जब हम ठेकेदार से कहते साहब इस गड्ढे में काम स्टार्ट कर दो या फिर इस गड्ढे को बंद कर दो, हमसे कहता है कि अभी ईद आ गई है, अभी 15 अगस्त आ गया है, अब रक्षाबंधन आ जाएगा तो नए साल में स्टार्ट करेगा। जब मैंने इसकी बात हिसाब से करी सनवाल जी से, सनवाल जी इसलिए नाम ले रहा हूँ, इस साइड के यही वही हैं, वो मुझसे कहता है आप इस पीपल के पेड़ को हटा दो। अरे पीपल का पेड़ हटाने का काम हमारा नहीं है, पीपल का पेड़ हटाने का काम आपका है, जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेके एसी कमरे और एसी कार में बैठे रहते हो। एक बार भी आप निरीक्षण करने के लिए नहीं आए। गुस्से में पार्षद। वहीं बागेश्वर में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी अच्छी है और बागेश्वर वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के मामले में पहले नंबर पर आया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑफिशियली बागेश्वर जनपद को प्रथम डोज के लिए 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जनपद घोषित किया है। तो मैं इसके लिए जो हमारे जनपद की पूरी वैक्सीनेशन की टीम है, जिसमें हमारे सीडीओ साहब है, एडीएम साहब है, सीएमओ साहब है, सारे हमारे एसडीएम्स हैं, एमओआईसीज हैं और हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाली हमारी आशाज और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी वैक्सीनेशन टीम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्हीं के मेहनत का नतीजा है कि आज हम प्रथम जनपद बन गए हैं। वहीं जोशीमठ में पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति बॉर्डर हाईवे पर पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घाटी के लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने में जुट गए।
वहीं जोशीमठ के मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक के रास्ता खोलने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, जिसके चलते एसडीआरएफ फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी हुई है। लेकिन धौली नदी का जलस्तर तेज होने की वजह से पार फंसे लोगों को निकालना नहीं जा सकता। तो एसडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि रस्सी की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हल्द्वानी से। बड़ी खबर, आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल लगातार जारी। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रही है हड़ताल। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं आशा कार्यकर्ताएं। हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ताओं का ऐलान, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर है। वहीं अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लेकर सीएम का बयान आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार हर उत्तराखंडी को वापस लेकर आएगी। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और हमें बड़ी उनकी चिंता है। उनके पारिवारिक जन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और मैंने भी कल देश के माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करी और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोभाल जी से भी मैंने बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि उत्तराखंड के लोगों को जो है जल्दी से जल्दी वहाँ से लाया जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। हमने उनको एक सूची भी भेज दी है, जितने लोग यहाँ के हैं एक सूची हमने उनको मिल गई है और उन्होंने हमें कहा है और हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड का एक जो भी वहाँ पर हैं उनको हम वापस लाएंगे। वहीं सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अजय टम्टा ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दरअसल अजय टम्टा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए कई बड़ी योजनाएं दी हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो लोगों की सड़क है। सड़क होने के साथ ही जब सड़क गाँव तक पहुँचती है तो बाकी की सारी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारे छोटे हमारे जो उद्योगों के लिए हम पैसा दे रहे, महिला समूह के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पैकेज दिया है, उन सब को गाँव से रोड का लिंक होने से उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश के अंदर